Audit strategy, audit planning, and audit program. What did we see? Audit strategy, audit planning, and audit program. तो अगर आपको एग्जाम में MCQ आया, okay, what does this MCQ tell? Okay, इस MCQ में क्या कहा गया है? That audit strategy and audit planning are discrete. Option number A, discrete. Option number 2, sequential. Option number 3, interrelated. And option number 4, 2 and 3. Come on. 2 and 3? Yes? Everyone? Yes? Yes. It is sequential and it is what? Interrelated. Okay. No problem. Let's go ahead further. Yes. तो पिछले सेशन में हमने क्या देखा कि जब हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ओके, व्हेनेवर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर एक्सेप्टेड, तो उसके लिए हमको क्या करना है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, अब हमको ऑडिट करना है. ऑडिट कैसा होना चाहिए? It should be effective. It should be efficient. What is the meaning of the word effective? Come on. Yes. Yes. Your target should be achieved in a or as expected. Okay. Expected results आपको मिलने चाहिए और efficient होना चाहिए. कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए. तो ये करने के लिए सबसे मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद ऑडिट प्लानिंग और इससे बनेगा ऑडिट प्रोग्राम. ओके, यस, ठीक है. नाउ ओके, लेट्स बिगिन. ओके, यस, एक क्विक रिवीजन पहले कर ले हम लोग. एक छोटा सा रिवीजन कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या कवर किया है. लेट्स क्विकली हैव द लुक. यस, ओके, वी बिगैन विथ ओके, यस, हमने स्टार्ट कहां से करी थी? कम ऑन टेल मी. स्टार्ट कहां से करी थी हमने? We began with this chapter. तो हमने पहले essay 300 देखा. What did we see in this particular essay? Come on, who'll tell me? क्या देखा हमने इस particular standard में? Essay 300 basically speaks about planning of an audit of financial statements. कि एक audit को हमको किस प्रकार से plan करना है. Okay? What is the scope of this essay? Come on. It is applicable to audit of financial statements. कौन से कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसे 300 को डिजाइन किया है? रिकरिंग ऑडिट्स. वेरी गुड. ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्लान ऐसा करो कि आपका ऑडिट इफेक्टिव हो. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, देन डिसाइडिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी. ऑडिट स्ट्रैटेजी डिसाइड करना मतलब एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन. ओके, यस. अब जब हम ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हमको कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. यस और नो? सो व्हाट आर द कंसिडरेशंस? कम ऑन, व्हाट आर द कंसिडरेशंस? यस, चलो, विदाउट सीइंग ट्राई टू रिकलेक्ट. यस, चलो, ट्राई टू रिकलेक्ट. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, देन कम ऑन, reporting objectives, then significant factors, then preliminary engagement activities and nature, timing, extent of resources required. Very good. तो जब हम preliminary engagement activities की बात करते हैं, what do you mean by that? Come on. Yes? Very good. Terms of engagement under essay 210, then of engagements under essay 220 and ethical requirements including independence under essay 220. ठीक है. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद सवाल आया प्लानिंग का. प्लानिंग मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. उसके अंदर दो प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर्स मेनली. रैप अंडर एसए 315,
fab under SA 330 and there might be other audit procedures also. फिर हमने उसमें key points देखा कि planning is a continuous process. There is a interrelationship between audit strategy and audit planning, right? Whenever required, if required, okay, audit plans need to be revised. Yes or no? क्या हमने ये सब चीजें देखी? Yes. Okay. Then further, आगे next हमने क्या देखा? Yes, documentation. आपको क्या document करना पड़ेगा? Come on. जो भी आपने ऑडिट डिटेल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई है, आप ऑडिट करने वाले हो तो कैसे करने वाले हो वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. देन उसके बाद आपको ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. देन अगर आपने कुछ चेंजेस, अगर आपने कुछ रिविजन्स किए हैं तो क्या आपको वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? यस, आपको वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. राइट? यस और नो? ओके. और चेंजेस किए, सिर्फ चेंजेस डॉक्यूमेंट किया तो चलेगा? नो. वेरी गुड. अलोंग विद रीजंस फॉर सच चेंज. और इनिशियल ऑडिट्स के केस में हमको क्या करना पड़ेगा? इफ चेंज ऑफ ऑडिटर हुआ है, किसी और ऑडिटर को निकाल के आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, इन दैट केस व्हाट डू यू हैव टू डू? You have to communicate with the predecessor auditor in case of change in auditor. Clear? Okay? Yes, no problem. So this is all what that we saw in SA 300. Okay? उसके बाद हमने audit planning देखा. ऑडिट प्लानिंग में हमने क्या देखा कि अगर आपको प्लान करना है तो सबसे पहले यू नीड नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. बराबर है ना? ओके. अब नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस में हमने क्या देखा कि अगर क्लाइंट का कि अगर आपको क्लाइंट का नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री. Right? What is the legal, regulatory framework applicable to this particular client? Yes or no? Okay. फिर उसका ownership कैसा है, उसका nature क्या है, उसके objectives क्या है, complexities कितनी है, transactions क्या है, हाँ या ना? Yes. Then उसकी strategies, उसकी accounting policies adopted, ये सारी चीजों का हमको क्या लेना पड़ेगा? Knowledge लेना पड़ेगा. बराबर है? So ठीक है, हमने knowledge ले लिया client का. उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे. प्लान कैसा होना चाहिए? प्लान्स शुड बी इन सच अ वे दैट इट असिस्ट्स अस इन परफॉर्मिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट. Plans should be designed in such a way that they assist us in performing effective and efficient audits. Okay? Yes. फिर आगे हमने क्या देखा? Benefits of planning. Come on, tell me, what are the benefits of planning? Yes, planning कर से हमको क्या benefit मिलते हैं? Yes, हमको पता चलता है कि important areas कौन से हैं. बराबर है? फिर potential problems क्या क्या हो सकते हैं, right? फिर come on, engagement का भी फायदा होता है अपने audit की वजह से. Then वेरी गुड. सिलेक्शन ऑफ की टीम मेंबर्स. कौन जाएगा ऑडिट करने के लिए, किसकी क्या काबिलियत है? यस. देन उसके आगे डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कोऑर्डिनेशन. ओके. यस. फिर प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमने देखा पहले रैप आता है, फिर फैप आता है, फिर जरूरत पड़े तो फिर से रैप करना पड़ेगा. बराबर है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. देन हमने देखा दैट इट इज इंटर रिलेटेड. राइट? देन ऑडिट प्लान बनाने के डिफरेंट फैक्टर्स देखे. व्हाट आर दे? कम ऑन. सबसे पहले ऑडिट करने जाना है तो सामने वाला का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है वो देखना पड़ेगा. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. यस और नो? ठीक है. फिर उसको रिपोर्ट्स चाहिए तो कैसे चाहिए वो देखने पड़ेंगे. बराबर है? ओके. फिर हमने डिसाइड किया कि हमको ऑडिट करना है तो ऑडिट किसका करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी है, क्या उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने फाइनेंशियल्स बनाए हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा. हाँ या ना? कुछ न्यू प्रोनाउंसमेंट्स आए हैं क्या आईसीआई के, वो देखना पड़ेगा. बराबर है? ओके. फिर उसके इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट में क्या क्या है, इस क्लाइंट के लिए मटीरियलिटी लेवल क्या होगा. ओके. अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल उसका कैसा है. बराबर है ना? सब कुछ हमको देखना पड़ेगा. क्या हम कितना, व्हाट इज द लेवल ऑफ रिलायंस दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द internal control and accounting system.
बराबर है ना? फिर क्या इनका इंटरनल ऑडिटर है क्या? किसी चीज के लिए हमको एक्सपर्ट की हेल्प लगेगी क्या? बराबर है ना? ओके, तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके हमको देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर पाएंगे इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। क्लियर एवरीवन? ओके, यस। तो ये सब कुछ हमने देखा था प्रीवियस सेशन में, राइट? नाउ जो ऑडिट स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स है, एक्चुअली ऑलरेडी हमने ये SA 300 में कवर किए हैं। Have we covered these things in SA 300? Yes, we have covered this in SA 300. Okay? Yes. Audit strategy मतलब क्या? Determining what? STD of audit? Yes or no? Yes. What are the considerations? Characteristics, objectives, engagement team efforts, फिर preliminary engagement activities and resources. क्या हमने ये cover किया है already? Yes, किया है। Now, usefulness of strategy. Okay, what is the usefulness of audit strategy? Audit strategy हमको क्यों बनानी है? Okay, मतलब in short, can I say, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, what are the benefits of audit strategy? बराबर है ना? What are the benefits of audit strategy? तो मैं क्या ये पॉइंट्स लिखूंगी? Yes. ओके, आपको देखना है एडवांटेजेस किसके हैं, ऑडिट प्लान के हैं या ऑडिट स्ट्रैटेजी के। अब स्ट्रैटेजी हमको क्या बताती है, आप लोग बताओ। स्ट्रैटेजी हमको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देती है, बराबर है ना? राइट? वो हमको क्या देती है? एक ब्रॉड आउटलुक कि हमको ऑडिट किस प्रकार से करना है। यस और नो? यस, ओके, ठीक है। नाउ अगर हम बेनिफिट देखेंगे, कंसिडरेशंस के हिसाब से हम बेनिफिट्स को डिटरमाइन करेंगे। पहला कंसिडरेशन क्या है, बोलो? पहला कंसिडरेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। इससे हमको क्या पता चलता है? व्हाट इज द एडवांटेज? ओके, कम ऑन, टेल मी, व्हाट इज द एडवांटेज? हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट नहीं, सॉरी, हमारा जो एंगेजमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर पाए तो क्या हम रिस्क लेवल असरटेन कर पाएंगे? Yes or no? Come on. Shall we able to determine what is the risk level? Absolutely yes. तो हम इससे risks identify कर पाएंगे. Okay, I'm telling you, I'm showing you how to think. Okay? Yes. Risks identify कर पाएंगे. Then हमको क्या करना है? Audit का plan करना है. Audit plan करना है मतलब कौन से period से लेके कौन से period तक. Okay? Balance sheet as on. Right? Profit and loss account for the ईयर एंडेड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए है तो क्या हमारा ऑडिट भी किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा? यस और नो? यस। तो अगर हमारा ऑडिट किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए है तो हमको वो डिसाइड तो करना पड़ेगा ना भैया कि कहां से शुरू हो रहा है और हमारी जिम्मेदारी कौन सी डेट तक है। बराबर है ना? राइट? यस और नो? यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको कहा जाता है कट ऑफ डेट। Why is cut off date important? Why is cut off date important? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ। ओके, मानो कि मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया। ओके, आई प्लेस द ऑर्डर ऑन 25th of March। 29th of March को मुझे इनवॉइस मिला और 5th of January को मुझे सामान मिला और 10th of January को मैंने पेमेंट किया। सॉरी, अप्रैल, हाँ, अप्रैल। ओके, 25th मार्च को मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 29th मार्च को मुझे इनवॉइस मिला, 5 अप्रैल को मुझे सामान मिला और 10th अप्रैल को मैंने पेमेंट किया। नाउ टेल मी, व्हेन विल आई बुक दिस ट्रांजैक्शन? इन द मंथ ऑफ मार्च और इन द मंथ ऑफ अप्रैल? जब इनवॉइस आया है। इनवॉइस कब आया है? 29 मार्च को। बराबर है? मतलब मार्च एंडिंग उस साल में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट? सो दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ कट ऑफ डेट। बराबर है ना? हम चीख के बोल रहे हैं, हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ये ओपिनियन हमको एक्सप्रेस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, ओके, तो क्या, रिमेंबर, लिसन टू मी केयरफुली, तो क्या हमको भी
किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिपोर्ट देना पड़ेगा, ओपिनियन देना पड़ेगा, yes or no? Yes, so is this a benefit of audit strategy? Yes, audit strategy enables us to decide the cutoff date. ओके, यस, ठीक है. फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक, अगला कंसिडरेशन क्या है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, बराबर है ना? तो इज इट अ बेनिफिट? यस. डज इट प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू द ऑडिट? हाँ, बराबर है ना? देन नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या है? सिग्निफिकेंट फैक्टर. दिस इज डेफिनेटली एन एडवांटेज, बराबर है कि नहीं? मतलब बेस्ड ऑन द कंसिडरेशंस वी हैव टू अलाइन द benefits. okay, yes, तो क्या मैं यहां पे लिख दूं? similar to considerations. yes or no? yes or no? आपको ऐसी स्ट्रैटेजी करके ही याद रखना पड़ेगा. अगर आप डिसाइड करो कि नहीं मैम, आपने जैसे दिया है नोट्स में 100% एज इट इज लिखना है, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? Is it possible? Not possible. Okay? Yes. तो based on considerations हम इसके advantages लिखेंगे, साथ ही साथ कुछ important points, cut off date. बराबर है ना? Yes? Cut off dates. Clear everyone? So are these the benefits of audit strategy? Yes. Okay? Shall we go ahead? Okay. Now changes to strategy and audit planning. अगर हमने कुछ modifications किए, ओके आपने ना पहले सोचा कि सिर्फ इसके ऑपरेशंस इंडिया में ही होते हैं, ये सोचने आपने पूरा ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाया और ऑडिट करना स्टार्ट किया. ऑडिट करते वक्त आपके ध्यान में आया कि कुछ ट्रांजैक्शंस ओवरसीज भी कंडक्ट किए गए हैं, तो क्या आपको आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा? जी हाँ. क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? जी हाँ. चेंजेस किए, ओके, तो क्या उसके रीजंस लिखने पड़ेंगे? जी हाँ. समझ में आया? ओके एवरीवन? यस. सो इफ देयर आर एनी मॉडिफिकेशंस, इन दैट केस यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू हाईलाइट इट. यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है. ओके, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. मैम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या है? अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब सही वक्त आएगा तब हम सतर्क हो जाएंगे. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. देन may contradict the audit evidence obtained through tests of controls. what is test of control? सब कुछ बाद में बताऊंगी. ओके, मुझे likely possibility, मैंने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि मुझे पता है बच्चा ये पढ़ के आएगा और फिर कंफ्यूज हो जाएगा, मैम हमको तो ये आता ही नहीं है. डोंट वरी, as an ahead we move ahead with the next chapter. अपना पूरा next chapter ही based है इस concepts पे. ओके, यस. अब आगे डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू. तो हमने यहाँ पे क्या देखा? पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी में कोई भी क्वेश्चन आ गया ऑडिट स्ट्रैटेजी में, तो आपकी आंखों के सामने पूरा अपना चैप्टर में जहाँ पे ऑडिट स्ट्रैटेजी वो आना चाहिए. क्या देखा? सबसे पहले मीनिंग, कंसिडरेशंस, बेनिफिट्स एंड देन क्या देखा हमने? कम ऑन, हाउ इज, यस, क्या देखा हमने अगला ऑडिट स्ट्रैटेजी में? कम ऑन, थिंक, याद करने की कोशिश करो. मैम ने आपको क्या बताया? मैं क्या पूछ रही हूं? साक्षी तुम क्या बोल रही हो? यूजफुलनेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. वही तो बेनिफिट्स हो गए, वही तो बेनिफिट्स हो गए. चेंजेस इफ मेड एनी. ओके, यस. तो चलो हम अपने नोट्स में जाते हैं. यस, चैप्टर्स. यहां पे नेक्स्ट हेडलाइन अपना क्या होगा? Okay, yes. I'll do one thing, I'll just hide myself so that आपको अच्छे से दिखेगा.
प्रॉब्लम आ गया है। ओबीएस में क्या दिख रहा है? हाँ बट ये ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर की स्क्रीन पे जाएगा नहीं ना। ठीक है, ओके, यस। सो ऑडिट स्ट्रैटेजी हम लोग लिखते हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट वुड बी कवर्ड इन ऑडिट स्ट्रैटेजी? यस, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, बोलो। Yes, first point is meaning. Then we saw second point as considerations, right? Then next point हमने क्या देखा? Benefits और usefulness, बराबर है ना। और बेनिफिट्स और यूजफुलनेस ने हमने क्या डिसाइड किया कि हम कौन से पॉइंट्स लिखेंगे इन अलाइनिंग विद कंसिडरेशंस, यस और नो, ओके। और फिर इसमें हमने लास्ट पार्ट क्या देखा, चेंजेस इफ एनी। क्या हमने ये सब कुछ ऑलरेडी ऐसे 300 में कवर किया है, यस और नो, ओके। तो यस, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कवर्ड इन ऐसे 300, बराबर है ना। वही चीजें वापस लिखने में कोई पॉइंट नहीं बनता। ओके, गुड टू गो अहेड, यस यस। अब चलते हैं आगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओके, यस। अब डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। सी अंडरस्टैंड, आखिर हमने देखा कि ऑडिट पे कौन जाने वाला है, ऑडिट टीम मेंबर्स, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। सो ये एंगेजमेंट टीम मेंबर्स क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कितना काम करेंगे, बराबर है ना। ये सब कुछ देखना किसकी जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। द नेचर, टाइमिंग and extent of the direction and supervision of engagement team members and review of their work vary, मतलब क्या होता है, चेंज होती है, depending on many factors, size and complexity of entity, okay, कि ये जो entity है, okay, उसका कारोबार कितना बड़ा है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल, ओके, पिछले साल हमने इसका ऑडिट किया, तो इसका एक ही ब्रांच था। अब इस साल जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो इससे 5 नए ब्रांचेस कर लिए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इस क्लाइंट ने 5 नए ब्रांचेस ओपन कर लिए हैं, तो हैज द साइज ऑफ इट्स ऑपरेशंस इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड? यस, ओके, यस। क्या कॉम्प्लेक्सिटी, we need to check what is the complexity of the entity, okay, ये कौन से सिंगल फॉर्म में है, okay, कौन से फॉर्म में है, उसका लीगल फॉर्म क्या है, क्या वो प्रोप्राइटरशिप है, क्या वो कंपनी है, राइट। द मोमेंट इट इज कंपनी, ओके, उसके कॉम्प्लायंसेस ज्यादा होते हैं, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा होती है, बराबर है कि नहीं, राइट। सो कॉम्प्लेक्स नेचर के ट्रांजैक्शंस है कि कैसे ट्रांजैक्शंस है हमको देखना पड़ेगा। ये तो रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, बराबर है ना। फिर अगर से फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, सेम बिजनेस करता है, 5 ब्रांचेस है, पर इंडिया में ही काम करता है, ओके, और वही सेम ऐसा ही क्लाइंट क्या करता है, ओवरसीज काम करता है। तो अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्सिटीज किसके केस में ज्यादा है, ओवरसीज, बिकॉज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, बराबर है ना, यस और नो, यस, ओके। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देन द एरिया ऑफ ऑडिट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, यस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल्स चेक कर रहे हैं, तो हमको क्या देखना पड़ता है कि आपने जो इनवॉइसेस रेज करी है क्या वो अगेंस्ट पीओज है, परचेस ऑर्डर्स, बराबर है ना। अगर डिस्काउंट दिया है तो क्या वो डिस्काउंट ऑथोराइज्ड है, बराबर है ना। अगर सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न है तो क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, बराबर है कि नहीं, यस, ओके। पैसा कैसे मिला है, कैश में मिला है, क्रेडिट में मिला है, बराबर है ना। कैश में मिला है तो क्या वो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है, बराबर है ना। ऐसा तो नहीं है कि कैशियर पैसा लेके भाग गया। डू यू अंडरस्टैंड? यस। अगर क्रेडिट में दिया है तो क्या वो ऑथोराइज्ड है,
Do you understand? Yes. So all these things need to be checked. Yes or no? Yes. So इसके लिए proper direction and proper supervision करना पड़ेगा. हमको देखना पड़ेगा कि risk of material misstatement कितना है. बराबर है कि नहीं? हमको देखना पड़ेगा. We need to first understand the nature of internal control of our engagement, of our client. हाँ या ना? Yes. तो कितना risk involved है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? उसका एंटिटी समझेंगे, उसका एनवायरनमेंट समझेंगे, उसका इंटरनल कंट्रोल समझेंगे. इससे हमको किसका अंदाजा आएगा कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है. बराबर है ना? तो रिस्क असेस हो गई. रिस्क असेस होगी तभी तो हम आगे के प्रोसीजर्स कर पाएंगे. यस और नो? बराबर है ना? तो रिस्क असेसमेंट करने के लिए भी क्या इसके लिए डायरेक्शन और सुपरविजन करना इंपॉर्टेंट है. अब डायरेक्शन एंड सुपरविजन में फर्क क्या है, ये कौन बताएगा? ओके. यस. डायरेक्शन मतलब गाइडिंग योर टीम मेंबर्स कि इस काम को कैसे करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. यस और नो? और सुपरविजन मतलब किए हुए काम को चेक करना, सुपरवाइज करना. क्लियर एवरीवन? सो डायरेक्शन एंड सुपरविजन. ओके. यस. देन आगे कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस मतलब क्या? सी अगर होशियार और काबिल हो ना तो वो बोलते ना इशारा ही काफी है. बराबर है ना? उसको शॉर्ट में बोले तो भी समझ जाता है. पर अगर वो कोई कोई गेबू है तो कितना भी एक्सप्लेन करो, लिख के दिया तो भी मिस्टेक करके आएगा. बराबर है ना? सो यू नीड टू असेस कि कैपेबिलिटी क्या है. बराबर है ना? आप किसको कौन से ऑडिट पे कौन से प्रकार के काम के लिए भेज रहे हो, ये भी तो डायरेक्ट और सुपरवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. यस. फिर ओके नेक्स्ट आता है ऑडिट प्रोग्राम. नेक्स्ट आता है ऑडिट प्रोग्राम. ओके. यस. अब ये तो तय है कि मैं आपकी क्या हूं? I am the auditor, you are my team members. Yes or no? I am the auditor, you are my team members. Okay, no problem. Good to go. Okay? फिर एक एंगेजमेंट आया, मैंने उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया. अब मजा कहाँ आया ये समझो. फिर आप पूरे टीम बना के ओके नाउ यू हैव टू गो टू द ऑडिट. आज आपको ऑडिट के लिए जाना है. आज वो पहला दिन है आपके आर्टिकलशिप का जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाके ऑडिट करने वाले हो. यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड. तो आपकी टीम मेरे पास आती है और पूछती है मैम आप हमको डायरेक्ट करो कि हमको काम कैसे करना है. तो मैंने कैसेट चालू कर दी. मैंने आपको बताया देखो टीम यू हैव टू गो टू द मैनेजमेंट उनको उनके पास से आप क्या लोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगे. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाथ में आते ही आपको क्या देखना है कि प्रॉफिट कितना है. बराबर है? फिर आपको क्या देखना है कि सेल्स देखना है. राइट. फिर क्या करना है? आपको सेल्स स्क्रूटिनाइज करना है. बराबर है? अब स्क्रूटिनाइज करना तो आपको आएगा नहीं, तो एक काम करो आप सेल्स चेकिंग करो, सेल्स के सारे वाउचर्स चेक करो, डिस्काउंट दिया है तो देखो ऑथोराइज्ड है कि नहीं है. बराबर है? आप सारे आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, स्टॉक है तो देखना स्टॉक ठीक से किया है ना रिकॉर्ड. बराबर है ना? ओके. डेटर्स है तो देखना डेटर्स के प्रॉपर बैलेंसेस है ना. राइट. क्रेडिटर्स है तो उनके अकाउंट में जाके देखना प्रॉपर परचेजेस के अगेंस्ट क्रेडिटर्स है कि अगेंस्ट व्हाट, क्रेडिटर्स ऑफ एक्सपेंसेस है या क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल्स है, ये चेक करना. बराबर है? एंड द लिस्ट गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन. इतनी सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी. आपने सब हाँ 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 मैम बोले जा रही है और टीम सुने जा रही है. ठीक है, सब कुछ अच्छे से सुना. ऐसे लग रहा था कि कुछ कुछ सेल, डिस्काउंट, परचेज ऐसे कुछ तो पता है, कुछ तो सुना हुआ है, हमने भी फाउंडेशन में किया हुआ है, ग्रुप 1 में पढ़ते वक्त किया हुआ है. फिर बड़े जोश शोश के साथ ओके आप ऑडिट प्लेस पे पहुंचे. और ऑडिट प्लेस पे पहुंचने के बाद ओके जब आपने काम चालू किया तो आया मजा. क्या मजा आया? कि मैम ने बोला तो है पर क्या क्या बोला था रे. एक जन बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग. ओके. दूसरा बोल रहा है कि सेल कुछ तो बोल रहे थे मैम. फिर तीसरा बोल रहा है कि स्टॉक कुछ तो बोल रहे थे. बराबर है ना? यस और नो? क्या ऐसा सबके साथ होता है? यस. ओके. तो अगर
ऐसा करने के बजाय मैम अगर अच्छे से आपको लिख के देती तो क्या आपके लिए ये इजी नहीं हो जाता? क्या आपके लिए इजी नहीं हो जाता? यस, और यही ऑडिट प्लान लिख के देना, इसका मतलब होता है ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर एवरीवन? अब इजी समझ में आया? यस, ओके। तो पहले से क्या बनता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम ऑडिट प्लान बनाते हैं और फिर इसके बेसिस पे बनता है ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी हमको बताता है कि ऑडिट कैसे होना चाहिए, फिर प्लान बताता है हमको क्या क्या चेक करना है, और ऑडिट प्रोग्राम बताता है हमको कैसे चेक करना है। समझ में आया? यस। सो ऑडिट स्ट्रैटेजी हमको बताता है कि कैसे होना चाहिए ऑडिट, और ऑडिट प्लान हमको बताता है कि हमको क्या क्या चेक करना है, और ऑडिट प्रोग्राम बताता है हमको कैसे चेक करना है। और ये सब करने के बाद हमको क्या मिलता है? प्रोसीजर्स, जिन प्रोसीजर्स के बेसिस पे आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करोगे, फिर ये ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है क्या, अप्रोप्रिएट है क्या देखोगे, और फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे, और कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के बाद वो कंक्लूजन आप ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे। सही है एवरीवन? यस, डू यू गेट इट? ठीक है। सो दीज आर द प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, ओके, यस। तो हमने क्या तय किया कि हम पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर ऑडिट प्लान बनाएंगे, फिर हमने देखा कि ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या? ऐसा कुछ तो टेबल बना के देगी मैम कि कौन से एरिया चेक करना है, कैसे चेक करना है। सोचो, फोकस, कौन चेक करेगा? बराबर है ना? असिस्टेंट नहीं, सॉरी, इट शुड बी असिस्टेंट। कौन सा असिस्टेंट चेक करेगा? बराबर है ना? कौन सी एरिया चेक करना है, कौन सा असिस्टेंट क्या कैसे चेक करना है, ओके, कौन चेक करेगा, फिर उसने वो काम किया है कि नहीं, उसका साइन, ओके, और कुछ अगर उसको कुछ एबनॉर्मलिटीज मिले हैं तो वो उसको हाईलाइट करेगा। हाँ या ना? यस, यस। सो कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मेट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? कैन आई से दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मेट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये करते हैं? एब्सोल्युटली यस। कैसे करते हैं? कौन सा एरिया चेक करना है, उसको कैसे चेक करना है, इंस्ट्रक्शन भी तो होगा, फिर उसको कौन चेक करेगा, इतने सारे ऑडिट टीम मेंबर है, इतने सारे मेंबर्स, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसलिए मैम ने लिख के दे दिया, कौन चेक करेगा। फिर उसका चेक करने होने के बाद वो क्या करता है, उस कॉलम में साइन करता है, और कुछ स्पेशल रिमार्क मिला तो स्पेशल रिमार्क लिखता है। हाँ या ना? Yes. So can you say this is nothing but an audit program? So can I say that audit program has to be written in nature? बराबर है ना? क्योंकि प्रोग्राम बनता ही प्रोग्राम है जब वो लिखा हुआ होता है। बराबर है? Yes. So audit program is written in nature, and because it is written in nature, can you say you have a ready checklist? Yes or no? You have a ready checklist. हमको सिर्फ क्या करना है? Yes. हमको सिर्फ क्या करना है? हमको देखना है हमको कौन सी एरियाज चेक करनी है। बराबर है ना? तो व्हाट विल साक्षी डू? साक्षी जाएगी और देखेगी कि मैम ने मुझे क्या बोला है, मुझे कौन से एरिया चेक करने हैं, बस उतना एरिया वो चेक करेगी, अच्छे से अपना काम करेगी। राइट? यस, यस। सो यहाँ पे फॉरगेटिंग का सवाल आता है क्या? फॉरगेटिंग का सवाल ही नहीं आता। ओके, सो पहले तो बिकॉज इट इज रिटन, इट इज व्हाट? इट प्रोवाइड्स यू अ रेडी चेकलिस्ट। बराबर है ना? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगेटिंग एंड इग्नोरिंग एनी इंपॉर्टेंट आइडिया। ओके, और क्या आपको, बिकॉज मैम ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आपको कैसे चेक करना है, ये लिख के दिया है, तो क्या आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर होते हैं? Yes. So does the audit program provide a clear set of instructions as to how audit is to be performed, what procedures are to be performed, and in what way evidences have to be collected? Yes? Yes or no? तो clear instruction देता है अपने को ये audit program। फिर हमको बताया गया है कि ये particular काम कौन करेगा, तो क्या इसमें responsibility set होती है? Yes or no? So fixation of responsibility is possible only with the help of audit program. Okay? फिर आप क्या कर सकते हो? Supervision. आपने अगर इसको काम करने बोला था, उसने काम किया है या नहीं किया? आपका एक्सपेक्टेशन था 5 दिन में काम होना चाहिए, पर इसका 10 दिन में काम हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? बराबर है ना? क्या वो टाइम पे जाता था ऑडिट के लिए?
क्या वो उधर टाइम पास करता था कि उसने अच्छे से काम किया? डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस सुपरविजन इज पॉसिबल. ओके, एंड यस, इस कमेंट से हमको क्या पता चलता है कि काम कैसे बढ़ रहा है आगे. व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड टाइमली कंप्लीशन होगा या नहीं होगा. ओके, यस. सो ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? इट इज अ रिटन फॉर्मेट ऑफ हाउ वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड. ओके, मतलब हाउ वर्क में क्या आएगा कि विच एरियाज आर टू बी चेक्ड, बाय whom are to be checked, then how they are to be checked, right? Then it helps us to supervise, okay, when the work has been performed and if any special remarks which is to be highlighted. बराबर है ना? yes. और ये रिटर्न होता है, इसके वजह से इसके कुछ एडवांटेजेस भी है. क्या एडवांटेजेस है? क्या हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हमको काम कैसा करना है. बराबर है कि नहीं? फॉरगेटिंग का सवाल ही नहीं उठता. फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबल है, देन सुपरविजन पॉसिबल है, प्रोग्रेस ऑफ वर्क क्या है वो हमको पता चलता है. यस और नो? यस. देन उसके बाद टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क पॉसिबल है. इसके साथ साथ क्या ये ऑडिट प्रोग्राम, इट इज अ बेसिस फॉर ऑडिट रिपोर्ट. सही है ना? ऑडिट प्रोग्राम से हमको पता चलेगा कि किसने कितना काम किया, कैसे काम किया, किस आइटम को कैसे चेक किया. रिमार्क्स के कॉलम से हमको पता चलेगा कुछ एबनॉर्मलिटीज, कुछ स्पेशल पॉइंट्स ऑडिट करते वक्त अपने नजर में आए या नहीं आए. बराबर है ना? इसके हिसाब से हमने ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा किए. ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करने के बाद हमने उस ऑडिट एविडेंसेस को क्या किया? सफिशिएंसी देखी, उसकी अप्रोप्रिएटनेस देखा, उसको इवैल्यूएशन किया, फिर उसके ऊपर हमने ऑडिट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए और फिर हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाया. सो कैन यू से this audit program is a base for audit report? Yes or no? Yes. Okay, yes, base for future audits. बराबर है ना? अगले साल अगर आपको ऑडिट के लिए जाना है, सेम एंटिटी है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, तो क्या आप पिछले साल का ऑडिट प्रोग्राम लेके उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस करके does it provide you as a basis for future audit? Yes or no? Yes or no? Yes. Also, it is a safeguard for auditor. ओके, कि कल अगर किसी ने बोल दिया कि कल अगर किसी ने बोल दिया कि ऑडिटर ने काम अच्छे से नहीं किया, कल अगर ऑडिटर के कॉलर किसी ने पकड़ी, तो ऑडिटर क्या बोलेगा? वेट, आई हैव अ प्रूफ कि आई हैव परफॉर्म माय वर्क इन अ प्रॉपर, इफेक्टिव, एफिशिएंट वे. बराबर है ना? तो वो सिर्फ अपना ऑडिट प्रोग्राम दिखा देगा. इज इट अ सेफगार्ड फॉर ऑडिटर? Yes, and these are nothing but the advantages of audit program. सही है ना? Yes, everyone. So come on everybody, focus. बुक में ढूंढो मत, बुक में देखो मत, मैं सब कुछ आपको कराऊंगी. Okay? So come on, tell me, what are the advantages of audit program? सबसे पहले कॉलम्स याद करो. वेट, कॉलम्स याद करना है. ऑडिट प्रोग्राम के कॉलम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले कि कौन सा एरिया चेक करना है, कैसे चेक करना है, कौन चेक करने वाला है, उसका सिग्नेचर एंड रिमार्क्स. यस और नो? ओके, तो कौन सी एरिया चेक करना है? क्या इससे आपको रेडी चेकलिस्ट मिलती है? क्या फॉरगेटिंग होने का सवाल है? नो फॉरगेटिंग. बराबर है ना? देन इंस्ट्रक्शन से आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस पता चलते हैं कि कैसे चेक करना है. किसी को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, R&D करने की जरूरत नहीं है. जैसे बोला है वैसा तो करो पहले. बराबर है ना? यस और नो? यस. ओके, फिर असिस्टेंट. ओके, कौन काम करने वाला है? इससे फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुमने ही करना था, क्या तुमने ये काम अच्छे से किया है? राइट. फिर सुपरविजन करना इजी है. बराबर है ना? फिर नेक्स्ट कॉलम क्या था? रिमार्क. उससे हमको पता चलता है व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ वर्क. क्या अपना काम टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा? क्या हम टाइम से ऑडिट रिपोर्ट दे पाएंगे? बराबर है ना? इसके साथ साथ और एडवांटेजेस क्या है? इट इज अ बेसिस फॉर व्हाट? ऑडिट रिपोर्ट एंड फ्यूचर ऑडिट्स, एंड ऑल्सो इट इज अ सेफगार्ड फॉर ऑडिटर. यस और नो? तो हमारे एडवांटेजेस बाय हार्ट हो गए. अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस. इसके साथ साथ क्या कुछ डिसएडवांटेजेस है? जहां पे एडवांटेजेस है वहां पे डिसएडवांटेजेस भी है. फर्स्ट, मैकेनिकल. बहुत मैकेनिकल है, हमको कोई दिमाग ही नहीं लगाना, फिर हम सीए क्यों कर रहे हैं भाई?
बहुत बच्चे पूछते हैं, उनको चेकलिस्ट थमा दिया ना हाथ में, ऑडिट प्रोग्राम दे दिया ना, तो आर्टिकल दौड़ते दौड़ते आते हैं, मैम इससे तो हमको हमारा इनोवेशन खत्म हो जाएगा, हमको कैसे पता चलेगा। अरे भाई रुको, जिंदगी है सीखने के लिए और ऑडिट करने के लिए। पहले सीख तो लो, जब आप अच्छे से सीख पाओगे तभी तो आप अपना काम आगे अच्छे से करोगे। यस और नो? yes okay, तो mechanical, yes it is definitely mechanical, but as and how you progress as a professional, it is important to have a basis of work. An audit program provides you a basis of work. Yes or no? yes, तो पहला disadvantage है कि वो mechanical है। दूसरा inflexible okay, yes इसका मतलब क्या है? यस दिसंबर के महीने में अगर आप ऑडिट के लिए जाओ तो बीच में क्रिसमस आता है, बीच में ईयर एंड आता है, बराबर है ना? यस और नो? बट क्रिसमस ईयर एंड ये हमारे लिए होता है, बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो इसके हिसाब से विल देयर बी अ लीनियंट एटीट्यूड अमंग द असिस्टेंट्स? यस ओके, मैं नहीं चाहती कि मेरे असिस्टेंट्स लीनियंट हो, पर क्या उनके बीच में क्या वो छुट्टी वाला माहौल होता है? यस और नो? अपने स्कूल के दिन याद करो, नवंबर एंड दिसंबर यूज्ड टू बी द मोस्ट लवेबल मंथ्स। व्हाई? स्कूल गैदरिंग, स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कंपटीशन, पूरा हेलो मूड होता था, बराबर है कि नहीं? नवंबर एंड दिसंबर, करेक्ट? ओके, तो उसी दौरान क्या ये ऑडिट्स पे भी अफेक्ट करेगा? यस। क्या आपके असिस्टेंट्स भी लीनियंट रहेंगे? यस। पर अपना तो ऑडिट प्रोग्राम फिक्स है भाई, 2 दिन में चेक करना है तो 2 दिन में ही करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। यस और नो? यस, बट दैट इज नथिंग बट प्रोफेशनल लाइफ। देन लैक ऑफ इनिशिएटिव। मैम ने बोला है ना, क्यों दिमाग लगा रहा है? जैसे बोला है वैसे कर और घर चल। यस और नो? क्या ये एटीट्यूड बन जाता है? यस। सो डज दैट लीड टू लैक ऑफ इनिशिएटिव? यस। Okay? Yes. Then monotonous and shelter for inefficiency. Now what is monotonous? वही चीज, vouching, tick, vouching, tick. बराबर है ना? Yes. So it gets monotonous. Shelter for inefficiency. कल अगर कुछ बड़ी गलती आ जाए तो आर्टिकल दौड़ते आएगा। मैम क्या बोल रहे हो आप? ये रहा आपका ऑडिट प्रोग्राम, जो आपने बोला था, जैसे आपने बोला था, सब कुछ चेक किया है। ओके, अरे बट यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ प्रोफेशनल लाइफ। सारा की सारा इल्जाम उस ऑडिट प्रोग्राम पे मत ढो। अगर कुछ आपकी नजर में कुछ इंपॉर्टेंट बात आती है तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है कि वो आप मेरे एंगेजमेंट पार्टनर के नजर में लाए? यस। क्या आप उसकी डिटेल चेकिंग करें? यस। बट व्हाट विल द एंगेजमेंट टीम मेंबर डू? टेक द शेल्टर ऑफ इनएफिशिएंसी। सारा इल्जाम ढो देंगे बस उस ऑडिट प्रोग्राम पे। आपने लिखा नहीं है मैम, हमारी क्या गलती, हम क्यों चेक करेंगे? करेक्ट है ना? यस और नो? यस। सो दीज आर नथिंग बट डिसएडवांटेजेस फॉर disadvantages of audit program. Okay? Yes. So come on, shall we make a note of it? Yes. एक मिनट, आपको OBS की स्क्रीन दिख रही है क्या? यस, सॉर्टेड। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ओके, यस। यस, ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था? ऑडिट प्रोग्राम। ओके, अब बताओ बच्चों, ऑडिट प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या देखा था? यस, मीनिंग, देन advantages and disadvantages. Okay, no problem.
यस, सो सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? कम ऑन. यस, नो. एनटीई ऑफ ऑडिट वो तो ऑडिट स्ट्रेटेजी हो गया. एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वो तो प्लानिंग हो गया. बराबर है ना? तो ये हमको क्या बोल रहा है कि आपको ऑडिट प्रोग्राम करना है. मतलब मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या चेक करना है? पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगो, फिर हर आइटम चेक करो. बराबर है ना? फिर उस आइटम को कैसे चेक करना है? सो कैन आई से इट इज अ चेकलिस्ट ऑफ all the items of financial statements to be checked. Yes or no? Yes. So come on. Meaning क्या है? Audit program enlists the procedures to be applied. The procedures to be applied to the items of financial statements to obtain evidences. Clear? Okay? Yes. इसमें थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में और इसमें थोड़ा डिफरेंस किया है मैंने सीक्वेंस का, विच इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग. उसके हिसाब से हम लोग करेंगे. ओके? यस. अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अरे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया आज मैम ने. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. Okay, come on. For the advantages and disadvantages, I want you to take this down. Yes, come on, take this down. हाँ, वो easy रहेगा ना आपको? Okay. Yes, come on, take this down. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए आई एम नॉट एनहांसिंग इट. विल यू बी एबल टू जस्ट इलैबोरेट इट? यस, बहुत सिंपल सी चीज है. इतना तो आपको एज अ सीए इंटर स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू डू इट. कम ऑन. थोड़ा सा क्विक रहना है राइट डाउन करने में, बिकॉज आज हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे कवर करना है जो मटीरियलिटी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डन? क्या तो लिखना है. फॉरगेटिंग. फॉरगेटिंग को स्क्रैच, सॉरी क्या किया है? क्रॉस किया. इसका मतलब क्या है? देयर इज नो स्कोप ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स. डन?
आज मैं ऐसे 320 पूरा किए बिना घर जाने नहीं देने वाली है। हाँ क्या? हाँ ऑब्वियसली लगेगा। जितना सपोर्ट आप अच्छे से करोगे उतना जल्दी से खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं इस हल्के फुल्के चैप्टर के साथ वो वाला ऐसे कवर कर रही हूं। इसमें इतना कुछ स्ट्रेसफुल ऐसा है नहीं। ओके यस, लेट्स गो अहेड। ओके यस, अब आगे आगे इनका क्या कहना है कि ये जो ऑडिट प्रोग्राम है ना, फिर मैंने क्या सोचा, मुझे काम करना है। ओके हर बार अलग अलग क्यों करना? यस मैंने क्या सोचा कि हर बार मुझे ऑडिट करना है, बराबर है ना, हर साल। फिर और ऐसे कई प्रकार के, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ट्रेडिंग के भी है। तो एक काम करती हूँ, मैंने डिसाइड किया कि सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक ही ऑडिट प्रोग्राम बना के रखूं। चलेगा क्या? यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम। ओके, इज इट पॉसिबल? No, universal audit program is a myth, my dear friends. It is a myth. Sorry. Yes. क्या कहा गया है? It is a myth. Okay. Yes. कल जाके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? That one audit program can be prepared for one particular kind of organizations. Comment. तो आप क्या करोगे? One audit program has been drafted by XYZ and company auditors for all kinds of manufacturing companies. Okay, is it correct? No, it is not correct. Is it viable? No, it is not viable. See, understand, what is applicable to a service organization like Infosys, is that going to be possible for a shopping center? Yes or no? नहीं चलेगा। ओके, जो इन्फोसिस के लिए एप्लीकेबल रहेगा, क्या वही? मैंने सोचा इन्फोसिस भी आईटी कंपनी है, विप्रो भी आईटी कंपनी है, तो उनको एक ऑडिट प्रोग्राम चलेगा? नहीं चलेगा। ओके देन फिर इन्फोसिस को और क्या? सी सेम है, इन्फोसिस बिफोर कोविड, इन्फोसिस ड्यूरिंग कोविड। क्या मेरा ऑडिट प्रोग्राम सेम रह सकता है? नहीं रह सकता। Understanding? Owing to the various forms, types of organization, the work performed, the internal controls of different organizations vary. Yes or no? For different businesses vary. And these internal controls decide the reliance, हम कितना place करेंगे उस degree of reliance to be placed on these internal controls. बराबर है ना? अगर degree of reliance ज़्यादा, तो nature of audit procedures कम। बराबर है ना? Yes or no? Right? So, because these businesses vary in the form of work performed, compositions, बराबर है ना? So, one universal audit program is not possible. बराबर है? Okay? Yes. So, owing to the nature, size and composition, okay, and internal control of these businesses, because they vary, one universal audit program is not possible. Okay? So, चलो लिख लेते हम। Yes, very important and बहुत एग्जामिनर का बहुत famous question, famous नहीं, favorite question you can say. Yes, let's write down. Universal audit program is a myth. Why it is a myth? Yes, because हमने देखा, okay, nature, then composition, size, internal control of different businesses vary with each other.
Clear? Yes. So based on these factors, one universal program cannot be maintained for one organization. Clear? Okay? Yes. अब मुझे ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है और मुझे ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करना है. इज इट वन एंड द सेम? इज इट वन एंड द सेम? सोच समझ के जवाब देना. इज इट वन एंड द सेम? नो? इफ नो, व्हाई? वेरी गुड. Okay, so when I say that I am constructing an audit program, इसका मतलब क्या है कि मैं पहली बार ऑडिट कर रही हूं. हाँ या ना? हाँ या ना? कि this audit is being performed in a first manner. पहली बार मैं इसको कर रही हूं. तो सबसे पहले आप पहली बार जब कोई ऑडिट करने जाओगे, ओके, और जब ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या तय करना जरूरी है? क्या तय करना जरूरी है? स्कोप. आपका कवरेज कितना रहेगा? आउट ऑफ कवरेज जाके आपको काम करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू डिसाइड कि आपके काम का दायरा कितना रहेगा. इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज आपके क्लाइंट एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उनके पास मशीन्स है, मशीन वो एसेट है. तो एज एन ऑडिटर आपको क्या देखना है कि वो एसेट एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है क्या? बराबर है ना? राइट. तो वो एसेट किसके है? उसी एंटिटी के है ना? आपके क्लाइंट के ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि किसी और का एसेट उसने ला के रख दिया अपने फैक्ट्री में. आपको पता है ये केस हुआ था, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ था. ओके, एक कंपनी थी, उस एंटिटी ने क्या किया, बहुत बड़ा सारा लोन बैंक से लिया था. फिर बैंक ने क्या बोला? बैंक ने क्या बोला कि ठीक है हम विजिट करने आएंगे. ओके, बैंक ने बोल दिया ठीक है. एक्चुअली वो एक फेक कंपनी थी. ना उनके पास एसेट्स, ना उनके पास रॉ मटेरियल, कुछ भी नहीं था. ओके, फिर उनको पता चला कि बैंक में क्या उन्होंने क्या किया था, एक आदमी को पैसे खिला दिए थे बैंक में कि जब भी आपके बैंक का ऑफिशियल हमारे पास विजिट करने आएगा ना, उसके पहले हमको इत्तला कर दो. राइट. फिर उस बैंक ऑफिशियल ने उसको बता दिया, ओके, क्लाइंट को फोन करके कि भाई देख कल बैंक वाले आ रहे तेरे फैक्ट्री पे विजिट करने के लिए. उसने क्या किया पता है क्या? उस बंदे ने रातों रात, ओके, ऐसी सिमिलर एक इंडस्ट्री थी, उसके साथ हाथ मिला लिया. उसके क्या किया, उसके फैक्ट्री से सारे मशीन्स उठा के अपने फैक्ट्री में डाल दिया, उसका सारा मटेरियल अपने फैक्ट्री में दिखाया. और जब बैंक ऑफिशियल आया ना, तो बैंक ने देखा क्या हरा भरा इंडस्ट्री है, क्या हरी भरी फैक्ट्री है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, हमारा अच्छा क्लाइंट है, अपना पैसा नहीं डूबने वाला. और फिर बाद में क्या हुआ? वो फैक्ट्री भी झूठी, वो लोन भी झूठा, और वो क्लाइंट भी झूठा. डू यू अंडरस्टैंड? यस. तो एज एन ऑडिटर हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हमारा यूजर फंसना नहीं चाहिए, बैंक फंसनी नहीं चाहिए. बराबर है ना? तो हमको देखना है क्या एक्चुअली ये एसेट एग्जिस्टेंस में है क्या. बराबर है. पर उस एसेट की कंडीशन कैसी है ये देखनी हमारी जिम्मेदारी है क्या? नहीं. उसके लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए, तो आप एक्सपर्ट को लेके आओ. डू यू अंडरस्टैंड? सो हमको वही काम करना है जो विद इन आवर स्कोप है, जो हमारे कवरेज के अंदर है. ओके, यस, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो हमने हमारा स्कोप डिसाइड किया. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको सेल्स चेक करना है, कि मैंने आपको बताया ना क्या क्या चेक करना पड़ेगा. उसके लिए इनवॉइसेस है क्या, इनवॉइसेस के अगेंस्ट पीओस है क्या. ओके, उस इनवॉइसेस में डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ऑथोराइज होना चाहिए. बराबर है. अगर वो क्लाइंट है, ओके, वो सेल किया है, कस्टमर है, तो वो आपने सेल पे बेचा है, सॉरी कैश पे बेचा है कि क्रेडिट पे बेचा है, आपको देखना पड़ेगा. बराबर है ना? कैश पे बेचा है तो क्या कैश एक्चुअली डिपॉजिट हुई है क्या उसी दिन? व्हाट इज द पॉलिसी? एक दिन डिपॉजिट हुई कि उसी दिन डिपॉजिट हुई कि अगले दिन डिपॉजिट हुई? बराबर है कि नहीं? राइट. अगर आपने क्रेडिट पे दिया तो क्या ऑथोराइज्ड है क्या वो आपको क्रेडिट पे देना? बराबर है ना? आपके पास ऑथोराइजेशन है तो कितने लिमिट का ऑथोराइजेशन है? बराबर है कि नहीं? यस और नो? प्रॉपर अकाउंट में गया है कि नहीं, प्रॉपर अमाउंट में गया है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा. यस और नो? यस, ठीक है. ओके, फिर आपको ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या गलतियां हो सकती है. चलो, आप सेल्स चेक कर रहे हो तो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? व्हाट आर द पॉसिबल एरर्स? गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हो गया, बराबर है, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, सीता को जाना था गीता को गया. राइट.
यस, गलत अकाउंट में जा सकता है, बराबर है। फिर एक जीरो खा गए, बराबर है, टाइपिंग करते वक्त रॉन्ग अमाउंट हो गया, राइट। फिर डिस्काउंट था वो ऑथराइज नहीं था, अंडरस्टैंडिंग, ओके। क्रेडिट दिया, उसको ऑथराइजेशन लिमिट एक्सीड हो गया था, बराबर है ना। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल एरर्स दैट कैन हैपन। तो जब मैं ऑडिट प्रोग्राम पहली बार बनाऊंगी, कंस्ट्रक्ट करूंगी, तो मुझे पॉसिबल एरर्स, पहले तो मेरा स्कोप क्या है वर्क का, मुझे सेल्स चेक करना है तो सेल्स में क्या क्या चेक करना है वो पता होना चाहिए। फिर ये चेक करते वक्त हर आइटम का क्रॉस क्या हो सकता है, हर आइटम का पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, यस और नो, ओके। फिर पॉलिसीज, फिर पॉसिबल एरर्स मिलने के बाद मुझे ऐसा स्टेप्स और प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं जिससे ये एरर्स आइदर हो ही ना, या हुए होंगे तो हमें पता चले। कोई भी मटीरियल मिस्टेक हमारे नजरों के बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस हिसाब से हमको हमारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स डिजाइन करने पड़ेंगे अपने ऑडिट प्रोग्राम में, हाँ या ना, यस और नो। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे ध्यान रखना है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, कम ऑन, कि जो मेरे स्कोप में है वो काम करना है, आउट ऑफ कवरेज नहीं करना, राइट। पॉसिबल एरर्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखना और उसके हिसाब से स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स करना टू रिड्यूस, तो क्या हुआ, टू कम टू लाइट ऑल मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स व्हिच माइट हैव हैपेंड, ओके, इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर, गलती से या किसी ने जानबूझ के किए होंगे तो बाय फ्रॉड। समझ में आया एवरीवन, ओके, यस। सो कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। अब अगर मुझे ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करना है, मतलब क्या है, मेरे पास ऑडिट प्रोग्राम है, उसके हिसाब से मुझे चेंजेस करने हैं। तो अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑडिट प्रोग्राम है उसके पास मुझे जाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको मुझे डेवलप करना पड़ेगा। तो मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो ओरली करूंगी तो चलेगा क्या, नहीं, वो रिटन होना चाहिए, ओके, यस। अब रिटन में आप क्या करोगे कि आपको जो प्रोसीजर्स करने हैं वो कैसे करने हैं। जैसे तुमको स्टॉक चेक करना है तो आप कैसे चेक करने वाले हो, ओके, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ही करना पड़ेगा, बराबर है ना, कि आपको देखना पड़ेगा अगर आपके क्लाइंट ने नया एसेट खरीदा है तो आपको देखना पड़ेगा इनवॉइस किसके नाम पे है, कब खरीदा है, उसका डेप्रिसिएशन कब लेना है, इस साल लेंगे कि अगले साल लेंगे, पुट टू यूज कब है, यस और नो, बराबर है, सब चेक करेंगे, ओके, यस। फिर प्रोसीजर्स चेक किया, तो एरियाज भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अब कोई एरिया चेक करना है तो क्या हम उस एरिया को क्यों चेक कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मुझे मेरे टीम मेंबर्स को बताना पड़ेगा या नहीं, मेरे टीम मेंबर को बोलना पड़ेगा, अरे सुन इधर आ, ये एरिया हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट हमने चेक नहीं किया, तो याद है ना उस बैंक को उस क्लाइंट ने कैसे फंसाया था, रातों रात किसी और की मशीनरी अपने फैक्ट्री में डाल के, बराबर है ना। तो इस ऑब्जेक्ट से हमको फिक्स्ड एसेट्स चेक करने पड़ेंगे, ओके। हम स्टॉक चेक कर रहे हैं क्लाइंट का, क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अगर उसने ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, शेयर प्राइसेस ज्यादा आएंगे, शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं देख के इन्वेस्टर्स पैसे डालेंगे, और अगर ये फेक स्टॉक रहा तो क्या हो जाएगा, विल इट बी रॉन्ग प्रेजेंटेशन, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर रहेंगे, नहीं रहेंगे। समझ में आया, ओके, यस। सो व्हाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम वी नीड टू सी दैट इट इज रिटन audit procedures which we are going to cover, okay, what areas would we cover, what is the objective of checking each area, okay, instructions to assistants, हमने हमारे assistant को उस particular area check करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मतलब हमारे असिस्टेंट उसको कैसे चेक करने वाले हैं, ओके, ठीक है। अब हर एरिया कौन से एरियाज चेक करने हैं, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, हमारे इंटरनल कंट्रोल पे, बराबर है ना, यस। इंटरनल कंट्रोल कहां पे स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल कौन से एरियाज में वीक है, बराबर है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एरिया कितना डिटेल में चेक करेंगे, हाँ या ना, बराबर है ना। सो रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल विल डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर रिलायंस ज्यादा तो हमको डिटेल में चेकिंग करने की जरूरत नहीं है,
ओके पर अगर रिलायंस कम तो हमको खुरेद के चेकिंग करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया को, हाँ या ना, राइट? सो रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल वी डिटरमाइन द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक चेक करना है तो 31 मार्च को चेक करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सेल्स बाद में चेक किया तो चलता है, बराबर है ना? सो देयर इज अ टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑल्सो, यस और नो? Yes or no everyone? Okay? Yes. Then इस ऑडिट प्रोसीजर्स में असिस्टेंस कैसे लगेगी अपने को? एक्सपर्ट्स की लगेगी क्या? इंटरनल ऑडिटर की असिस्टेंट लगेगी क्या? कोई अदर ऑडिटर की असिस्टेंट लगेगी क्या? क्या ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट किया है कि नहीं? बराबर है ना? ये सब भी हमारे ऑडिट प्रोग्राम में हमें लिखना पड़ेगा। सो व्हेन आई स्पीक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, आई नीड टू अंडरस्टैंड स्कोप क्या है, आउट ऑफ कवरेज जाना नहीं है, पॉसिबल एरर क्या हो सकते हैं, और उसके हिसाब से स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। अगर हम डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए? रिटन। फिर कम ऑन, उसमें रिटन में हम लोग क्या लिखेंगे कि कौन से प्रोसीजर्स किए, कौन से एरियाज चेक किए, फिर ऑब्जेक्ट क्या था वो चेक करने का, यस और नो? ओके और उसको चेक करने के लिए हमने कैसे चेक करने बोला, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हमारे स्टाफ को, हमारे असिस्टेंट्स को, यस और नो? देन इसके ऊपर हम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपने ऑब्जेक्ट, अपने एरियाज, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल। हम कितना डिग्री ऑफ रिलायंस प्लेस कर सकते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, बराबर है ना? ये रिलायंस विल डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके इनका टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्या हमें किसी और का असिस्टेंस लेने की जरूरत है क्या, एक्सपर्ट का असिस्टेंस लेने की जरूरत है क्या, किसी और अदर ऑडिटर का असिस्टेंस लेने की जरूरत है क्या? क्लियर एवरीवन? Okay, so these are the points which you have to keep in mind while constructing and developing an audit program. तो चलो लिखते हैं हम अपने नोट्स में immediately. Yes. So next point. Constructing an audit program. I'm telling you, your book is going to be a Bible. अगर आपने इसको अच्छे से लिखा तो इतना ब्यूटीफुली हम लोग नोट्स बनाएंगे कि आपको एग्जाम में कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Constructing an audit program. Come on, take this down. Yes, खुद से लिख सको तो nothing like it. Come on, take this down. Yes, my dears, जो भी online लिख रहे हैं, yes, if you could put your videos on, we could connect. Excuse me. Done? Good. Next headline, developing an audit program. क्या इसको इलैबोरेट करना इजी है? क्या आप लोग इसके पॉइंट्स बुक में से पढ़ सकते हो? यस, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन सच इजी थिंग्स, ओके? क्योंकि हमने इतने सारे सेशंस पूरा इसके डिटेलिंग में ही स्पेंड किया है। हमें ऑडिट समझना भी है और ऑडिट एग्जाम में लिखना कैसे है वो भी करना है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
Audit procedures. Audit procedure of planning है. Procedures. Procedure है. Procedure लिखा हुआ कितने के लिए जो That does not change. अच्छा यस, इसको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है. Would be visible now. Done? Yes. So now, if you see the notes, तो हमने ऑडिट प्रोग्राम देखा, राइट? फिर हमने सारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ देखा. यस. नाउ आई हैव वन स्मॉल सिंपल थिंग फॉर होमवर्क विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट. तो अगर आपको याद होगा तो क्या टाइप्स ऑफ ऑडिट हमने बेसिक लेक्चर्स में कवर किया है. यस, दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू दैट ओनली. यस, ओके. यस, अब यहाँ पे ना ये बाय मिस्टेक टाइप हुआ है, तो प्लीज इसको इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि हमने ऐसे 220 ऑलरेडी कवर कर लिया है चैप्टर 1 में. ओके. यस. नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स of our syllabus, materiality. ऐसे 320 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा. ओके. यस, सो यू ऑल डू नॉट हैव टू वरी. नाउ अब मुझे एक बात बताओ, मटीरियल. अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स याद है? कौन से टाइप्स हैं? मुझे सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स के, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स के टाइप्स बताओ. 3 प्रकार के हैं. कौन से? कम ऑन. अश्योरेंस बता रही हो तुम, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा. कम ऑन. मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स. वेरी गुड. यस, कम ऑन. गलतियां छोटी रही तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, गलतियां बड़ी रही तो एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट. और कुछ है ही नहीं. हम रिपोर्ट किस पे करें? तो हम क्या करेंगे? डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे. क्लियर? ओके. यस. इसके बाद मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि एडवर्स कब होगा, क्वालिफाइड कब होगा, डिस्क्लेमर पर कब होगा. ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फोकस कि वो गलती मटीरियल है पर परवेसिव नहीं है, और मटीरियल भी है और परवेसिव भी है. मतलब दोनों केस में मटीरियल होनी ही चाहिए. कोई भी गलती मटीरियल होनी ही चाहिए. अगर आपको ऐसे 200 ओके कि 5 ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब शपथ लेता है बाहुबली तो क्या बोलता है? प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं करूंगा. वैसे ही हमने देखा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करना, इममटीरियल मिसस्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करना ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो मटीरियल ये मटीरियल है क्या, ये मटीरियलिटी है क्या, ये आज के सेशन में हम लोग समझेंगे. क्लियर? ओके. यस. अगर आपको कोई बोलता है कि ये अभी चल रहा है, ओके, बहुत दिनों बाद, 1 साल बाद देखना इसका डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, इसका डिमांड बंद हो जाएगा और इसके सब्स्टिट्यूट में अच्छा प्रोडक्ट आ जाएगा. ओके, फिर लोग इसको बाय करना छोड़ देंगे, फिर इसका मार्केट एकदम डूब जाएगा. ओके, इसका मतलब विच अकाउंटिंग असम्पशन इज नॉट बीइंग फॉलोड हियर. ओके, मतलब अगर आपको कोई बोले दैट गोइंग कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी is in danger, there are circumstances which indicate a negative trend in the going concern of this organization, तो क्या as an investor आप उसमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? जोर से नहीं करोगे. ओके, सो कैन यू से
that this particular matter has affected your decision. Come on. Yes, this is nothing but material. Okay, so any matter, okay, ऐसा कोई सिचुएशन जो आपके डिसीजंस, जो यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट करता है, ओके, उसको क्या कहा जाता है? मटीरियल कहा जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ लेके जाने वाली हूं. ओके, यस, आई विल शो यू. बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. पूरा फोकस देना यहां पे ऑन द बोर्ड. अब हम इस एग्जाम्पल के तौर से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. सो प्लीज 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 स्टे अटेंटिव. यस, से फॉर एग्जाम्पल, ओके, आपका क्लाइंट है और मानो कि आपकी क्लाइंट कंपनी है, तो उसको कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा? बोलो, कौन सा एप्लीकेबल होगा? शेड्यूल 3. तो चलो, FRF एप्लीकेबल है, समझो कौन सा? शेड्यूल 3 का. ओके, शेड्यूल 3 का. ठीक है. तो क्या आपने कंपनीज अकाउंटिंग कैसे करना है, क्या आपने ये अकाउंट्स में सीखा है? यस. तो शेड्यूल 3 कुछ तो डिस्क्लोजर ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में बोलता है क्या? कि अगर आपका एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू का 1% और 1 लाख विच एवर इज हायर रहा, तो आपको उसको सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. ऐसा कुछ तो पढ़ा है आपने? ऐसा कुछ तो पढ़ा है आपने? यस. आपका P&L अकाउंट में क्या बताया गया है? आप हर कोई एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंस में नहीं डाल सकते. ओके, ऐसा एक्सपेंस ध्यान देके जो आपके टोटल रेवेन्यू का 1% और 1 लाख विच एवर इज हायर, ओके, इससे ज्यादा का अगर कोई भी एक्सपेंस होगा तो आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो इसके हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं. मानो कि एक कंपनी है, उस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कितना है? मानो कि ₹2 crores. ओके, यस. इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 2 crores है. ठीक है, तो 2 crores है, बराबर है. तो सेपरेट डिस्क्लोजर किस पे डिपेंड करता है? 1% ऑफ रेवेन्यू, मतलब 1% ऑफ 2 crores. कितना हुआ? 1% ऑफ 2 crores. 10% मतलब 20 लाख, 1% मतलब 2 लाख, बराबर है ना? ₹2 lakhs. ठीक है, एक मिनट. हाँ, अरे मेरा भी लैग हो रहा है. ओके, ₹2 lakhs. थोड़ा सा लैग हो रहा है. यस, 1 crore ऑफ रुपीज, 1% ऑफ 2 crore इज 2 lakhs. और क्या बोला गया है? ₹1 lakh विच एवर इज हायर, बराबर है? ओके, मतलब यहां पे ₹2 lakh विच इज हायर, मतलब ₹2 lakh हायर ना? मतलब कैन यू से, ओ शिट, आई एम सो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. मैंने बोला ना लैग हो रहा है. 2 minutes, आई जस्ट राइट इट वंस अगेन. बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा है मैम की स्पीड अच्छी है ना? नहीं तो पता नहीं कितना टाइम लगता. ठीक है, यस. तो अपने को शेड्यूल 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 3 इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपने को बताता है कि 2 लाख आपके लिए क्या है? 2 लाख
या उससे ज्यादा अगर कोई एक्सपेंस रहा तो आपको उसको सेपरेट डिस्क्लोजर करेगा. मतलब कैन यू से दैट दिस इज नथिंग बट अ मटीरियल आइटम विच हैज बीन डिसाइडेड अंडर आवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. Okay, yes, so materiality is decided by financial reporting framework only. Financial reporting framework में material को क्या define किया है? Anything which is capable of affecting the economic decisions of the users is nothing but material. ठीक है. अब कंपनी के लिए FRF एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट, बराबर है. शेड्यूल 3 पर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, क्या उसको कोई एप्लीकेबल है? FRF कोई है? नहीं है. फिर वो मटेरियल कैसे डिसाइड करेंगे? देन दैट विल बी अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर. समझ में आया everyone? Okay, so materiality is basically defined under financial reporting framework, is decided by financial reporting framework. If financial reporting framework is not applicable, then it is a matter of professional judgment of auditor depending on all other factors. Clear? क्लियर एवरीवन? ठीक है. ओके, तो तय हो गया कि यहां पे मटेरियल क्या है. यस, बोलो मुझे. मटीरियलिटी लेवल यहां पे कितना है? 2 लाख. इसका मतलब क्या है? सोचो. इसका मतलब क्या है कि 2 लाख से ज्यादा जो भी एक्सपेंस होगा उसका हमको सेपरेट डिस्क्लोजर करना है. मतलब 2 लाख वो मिनिमम लेवल है या नहीं? इज इट नॉट अ मिनिमम लेवल? यस. So can you say that it is nothing but a benchmark? Yes or no? Yes. So can you say कि materiality decides the benchmark? Yes. What is the meaning of the word benchmark? Benchmark मतलब ideal. बराबर है कि नहीं? Benchmark मतलब इतना तो होना ही चाहिए रे. बराबर है ना? इतना तो होना ही चाहिए. This materiality level is nothing but benchmark. समझ में आया? ओके, ठीक है. अब मानो कि आपने ऑडिट किया. ओके, यस. अब आपने ऑडिट करना स्टार्ट किया. क्या आप सब चेक करोगे? बोलो. क्या आप सब चेक करोगे कि टेस्ट चेक करोगे? जवाब चाहिए मुझे. क्या आप सब चेक करोगे कि टेस्ट चेक करोगे? हाँ. सो मानो कि आपने 40% चेक किया है और 60% आपने चेक नहीं किया. वो होने ही वाला है अभी. सेव्ड. यस. तो आपने चेक किया है 40% और नॉट चेक किया है 60%. इज एवरीबडी विथ मी? 100%? ओके, यस. अब आपने 40% चेक किया तो आपने उसमें आइडेंटिफाई किया. यस, आपने उसमें आइडेंटिफाई किया कि कुछ एक्सपेंसेस है जो नॉट रिकॉर्डेड है. ओके, यस. कितने अमाउंट के एक्सपेंसेस है? पूरा फोकस. एक 15,000 का एक्सपेंस है. ओके, फिर एक 18,000 का एक्सपेंस है. फिर एक अमाउंट 26,000 का है. फिर एक अमाउंट 24,000 का है. फिर एक अमाउंट 18,500 का है. राइट? अब मुझे बताओ, आर दीज एक्सपेंसेस मटीरियल? नो. हमने तो डिसाइड किया है कि 2 लाख अपना बेंचमार्क है और उसके हिसाब से ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या है? यस, वो मुझे पूछ रहा है, आर यू प्लेइंग म्यूजिक? सी द पीपल इज आस्किंग मी. ओके, यस. सो व्हाट इज बीइंग सेड हियर? ओके, यस. तो 2 लाख हमने हमारा मटीरियलिटी लेवल डिसाइड किया है, पर ये सारे के सारे एक्सपेंसेस 2 लाख से कम है. तो क्या ये मटीरियल है? नहीं मटीरियल. ओके, डिसाइड किया नहीं रिकॉर्ड तो नहीं रिकॉर्ड यार, जाने दो, क्या ही होता है. बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी गलतियां, बड़े बड़े कंपनी में छोटी छोटी गलतियां. बराबर है? यस, ठीक है. पर जरा इनका टोटल लो तो, जरा इनका टोटल लो और मुझे बताओ कि ये टोटल कितना होता है. यस, 91,500. यस, ठीक है. अब थोड़ा सा मुझे कुछ हो रहा है. देखो,
2 लाख लिमिट मटीरियलिटी लेवल है, 40% चेक किया है, 40, उसमें 50% एक्सपेंस, मतलब 1 लाख रुपए आ गया तकरीबन, हाँ या ना, बराबर है। तो क्या हमको सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपेंस, इंडिविजुअल आइटम देख के चलेगा क्या? हमको उसका एग्रीगेट इफेक्ट देखना पड़ेगा। इसलिए वी हैव टू चेक इंडिविजुअल लेवल एंड ऑल्सो एट एन एग्रीगेट लेवल। क्लियर एवरीवन? यस और नो? बराबर है ना? सी अंडरस्टैंड, उनका क्या कहना है कि आपने इंडिविजुअल लेवल पे आइडेंटिफाई किया, बट उसका एग्रीगेट लेवल भी तो मटेरियल रह सकता है, हाँ या ना? करेक्ट और नो? बराबर है ना? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, क्या समझना पड़ेगा? फुल फोकस के साथ ध्यान देना। व्हाट कलर? ओके ओके यस, कि आपके जो आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स है, मतलब ये जो 40% में मुझे मिले, ओके, प्लस जो अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स हैं जो 60% में छुपे हुए हैं, बराबर है ना? दोनों मटीरियलिटी लेवल से कम होने चाहिए, बराबर है कि नहीं? यस, सो वी हैव टू चेक एट एन इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज एट एन एग्रीगेट लेवल। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर इजी, ठीक है? ओके यस, अब यस ओके है, ठीक है? यस, अब तो मैंने क्या डिसाइड किया, ऐसा हो सकता है ना, हम इंडिविजुअल लेवल पे, ओके, हमने इतना क्या किया है, टोटल एक्सपेंसेस 2 लाख का लिमिट दिया है, बराबर है ना? मटीरियलिटी लेवल सेट किया है, तो क्या आपको 2 लाख जो आपने बेंचमार्क, जो आपने मटीरियलिटी लेवल डिसाइड किया है, क्या मुझे उससे कम इंडिविजुअल लेवल पे भी एक कुछ तो डिसाइड करके रखना पड़ेगा? कि मानो कि कोई भी एक्सपेंस अगर 16,000 से कोई भी इंडिविजुअल एक्सपेंस अगर ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, तो वो मटेरियल माना जाएगा, बराबर है ना? सो एम आई सेइंग कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे एक ऐसी मटीरियलिटी लेवल डिसाइड कर रही हूं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए जो बेंचमार्क मटीरियलिटी लेवल से कम है। क्या मैं कर रही हूं? यस और नो? यस और नो? तो यहां पे मैंने क्या डिसाइड किया कि 2 लाख नहीं भाई, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम 16,000 कर देते हैं। अब बताओ ये 16,000 क्या है? 16,000 क्या है? इट इज नथिंग बट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन level which is lower than materiality level, और ये lower level than materiality level को कहा जाता है performance materiality। Do you understand? So जब हम material मतलब क्या? Anything which may affect the economic decisions of users of financial statements। समझ में आया? ओके ठीक है, अब आगे ओके, आई एम स्पीकिंग ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानो कि प्रियंका चोपड़ा की कंपनी है, उसमें आपने पैसे डालना कि नहीं डिसाइड किया है। अब प्रियंका चोपड़ा ने आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि किसी इंडियन से शादी कर ले, उस दिन निक जोनस से शादी कर ली, इसलिए आपने क्या किया? डिसाइड कर लिया चल मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाली उसके कंपनी में, राइट? इज इट अफेक्टिंग, इज इट समथिंग व्हिच यू विल बी कंसीडरिंग? नो, यू हैव टू कंसीडर व्हाट मैटर्स व्हिच विल अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, आगे फिर ये तय करने के बाद ओके, ये तय हुआ, फिर मटेरियल मतलब क्या हमने समझ लिया। मटेरियल इज डिफाइंड अंडर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसए 320? नो, बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मटेरियल क्या होगा वो उस एंटिटी को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा, स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करेगा। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई एप्लीकेबल नहीं है, इन दैट केस डिपेंडिंग ऑन ऑल अदर फैक्टर्स, ऑडिटर डिसाइड करेगा उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। एनी डाउट्स? एनीवन? ऑल क्लियर? ठीक है,
अब आगे ओके यस। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आएगा तो एक लेवल डिसाइड कर दिया जाएगा, एक मिनिमम लेवल जिसके नीचे आप नहीं जा सकते उसको कहा जाएगा मटीरियलिटी लेवल। समझ में आ रहा है? ओके यस। सो कैन यू से दैट इट इज अ बेंचमार्क? यस और नो? कैन यू से इट इज अ बेंचमार्क? यस ओके यस। बट below this benchmark can you set a materiality level for individual transaction at an individual level? Yes or no? See, जब हम materiality, जब हम financial statements की बात करते हैं, there are individual transactions, classes of transactions, there are balances, बराबर है ना? individual class of transactions मतलब purchases है, sales है, जो during the year होते हैं, transactions are during the year, balances are at the year end, transactions का हम क्या करते हैं? वाउचिंग। बैलेंसेस का हम क्या करते हैं? वेरिफिकेशन। बराबर है ना? यस। और डिस्क्लोजर्स भी होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, बराबर है ना? सो मटीरियलिटी टचेस ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रांजैक्शंस में भी डील करता है, बैलेंसेस में भी डील करता है और डिस्क्लोजर्स में भी डील करता है, बराबर है ना? तो जो भी मटेरियल रहेगा, चाहे वो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस में हो, चाहे वो बैलेंसेस ईयर एंड में हो, या चाहे वो क्या हो, कम ऑन, चाहे वो डिस्क्लोजर्स हो आपके नोट्स टू अकाउंट्स में, जो मटेरियल रहेगा वो सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। क्लियर? ओके ठीक है। फिर इस लेवल के नीचे जो भी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी उसको कहा जाएगा जो इंडिविजुअल लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिसाइड किया जाएगा। ओके, इज दिस एग्जांपल गिविंग यू अ बेटर इनसाइट? ओके ठीक है। अब कुछ मिसस्टेटमेंट्स है जो हमने आइडेंटिफाई किए, बराबर है ना? इन मिसस्टेटमेंट्स को हमको इंडिविजुअल लेवल पे ही देखना है क्या? नहीं, इंडिविजुअल एज वेल एज एन एग्रीगेट लेवल। ओके यस। अब समझो हमने यहां पे 40% चेक किया है, तो यहां पे आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स हो गए, बराबर है ना? यस और नो? फिर यहां पे हमने 60% अभी तक चेक ही नहीं किया है और हमने डिसाइड किया हम 40% ही चेक करने वाले हैं, तो क्या यहां पे जो मिसस्टेटमेंट्स है वो अनआइडेंटिफाइड हो गए, बराबर है ना? दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड विद द स्टैंडर्ड, इसलिए आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर एसए 320। समझ में आया? ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स प्लस इफेक्ट ऑफ अनआइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है? ओके। फिर पिछले साल कुछ मिस्टेक्स हुई थी, पिछले साल कुछ मिसस्टेटमेंट्स हुए थे। ओके, फिर वो मिसस्टेटमेंट्स हाईलाइट कर दिए गए, कुछ मिसस्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिए, कुछ मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किए। अगर वो मिसस्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किए तो क्या वो अभी तक अनकरेक्टेड है? क्या वो अनकरेक्टेड है? यस। तो क्या अगर वो अनकरेक्टेड है तो क्या पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस अपने साल इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस को अफेक्ट करेंगे? यस। तो क्या अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेंगे? यस। सो डू यू हैव टू इवैल्यूएट the effect of uncorrected statements also, misstatements also, right? Okay, so this is nothing but essay 320। समझ में आया? इजी है? इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है? ओके यस ठीक है। अब एक और सबसे बेहतरीन खूबसूरत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूं। ओके, मानो कि आप ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहे हो और अज्यूम करते हैं कि आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल हैं। ओके यस, जस्ट 1 मिनट। यस, अज्यूम करते हैं कि आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स। ये क्यों नहीं जा रहा भाई? तो चला जा, हम कोई गाना नहीं गाने वाले। ओके, मानो कि आपके ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एडवांस्ड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, EIS एंड SM। ओके, अब मुझे बताओ बच्चों, यस, अब मुझे बताओ हर सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 40। ओके, पर आपको एग्रीगेट कितना चाहिए रे? कितना चाहिए? 3 सब्जेक्ट्स के लिए 150। यस और नो? मतलब आपको हर सब्जेक्ट में 50 मार्क तो मिनिमम लगेगा। यस और नो?
मिनिमम 50 मार्क आपको लगेगा ही रे भाई. तो कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट अ मटीरियलिटी लेवल? कैन आई से दिस इज नथिंग बट अ बेंचमार्क? यस और नो? ठीक है. अब रिजल्ट आया तब दिए लगे तब ऑडिटिंग में 70 मार्क के दिए लगे. ओके और आपको ईएसएसएम में 60 मार्क आए और एडवांस्ड अकाउंटिंग में 40 मार्क आया. ए तेरे की 40 मार्क आया. कितना आया? 40 मार्क आया. तो क्या ये 40 मार्क आपके बेंचमार्क मटीरियलिटी लेवल से कम है? बट क्या ये 40 मार्क आपको ये ग्रुप पास करा रहा है? हाँ. अगर ये मार्क 40 ना होके 39 होते तो चलता क्या? नहीं चलता. सो दिस 40 marks is that level within which is below 50 marks, which is below the materiality level, but it is set for individual class of transactions and which is acceptable. It is nothing but performance materiality. Lower level of classes or balances or disclosures which is acceptable to be misstated. मतलब 50 मार्क से कम भी अगर मिसस्टेटमेंट रहेगा तो कहां तक आपको टॉलरेटेड रहेगा? 40 मार्क तक, क्योंकि उसके नीचे नहीं भाई, पूरा ग्रुप वापस देना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड? अब तुमको समझ में आया क्या? अब अंडरस्टूड 100% एवरीवन? यस. सो दिस इज नथिंग बट ऐसे 320. तो अब देखते हैं कि ऐसे 320 बेसिकली किन चीजों पे फोकस करता है. यस. मैम की ना बहुत है, मैम की कैपेसिटी तो बहुत है. यस. ऐसे 320 फोकस. कितना मजेदार है. अब व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऐसे 320? कम ऑन फोकस. यस. हमने क्या देखा? हमको मटीरियलिटी मतलब क्या हमने देखा. मटीरियलिटी मतलब क्या? जो यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज करती है. अब मटीरियलिटी प्लानिंग स्टेज में भी हो सकता है और परफॉर्मिंग स्टेज पे भी. इसका मतलब क्या है? प्लान करते वक्त मैंने प्लान किया कि देखो बाबा, मैंने ऑडिट टीम को बोला, ऑडिट टीम बहुत बड़ी कंपनी है, 1 लाख से ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है उसमें ही हाथ डालो, 1 लाख से कम में कोई मतलब नहीं है. पर आप जब ऑडिट कर रहे थे तो आपने देखा अरे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे, जो 70,000, 80,000, 85,000, 85,000 के बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं. तो आप क्या बोलोगे? देखो मैम, रिस्क लेने में मतलब नहीं है, हम 1 लाख का 70,000 कर सकते हैं. बराबर है ना? सो मटीरियलिटी लेवल कैन बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग और ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट एज वेल. ठीक है. अब हमें जब मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करना है तो इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स ऑन किस पे? ऑडिट और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स पे भी देखना है. मतलब क्या? जो पिछले साल आइडेंटिफाई हुए हैं पर मैनेजमेंट ने जो अभी तक करेक्ट नहीं किए, प्रायर पीरियड आइटम्स याद आया? ओके. यस. सो हमको आइडेंटिफाइड प्लस अनआइडेंटिफाइड 40% में से और 60% में से जो भी इस साल मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं वो प्लस पिछले साल के, पिछले अब तक के जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो भी हमको कंसिडर करना है. क्लियर? दिस इज नथिंग बट द स्कोप ऑफ ऐसे 320. क्लियर एवरीवन? ओके. अब अच्छे से समझ में आया? यस. ठीक है. अब आगे. अब जब हम मटीरियलिटी की बात करते हैं, materiality has been defined as per FRF और as per auditor. Okay, FRF क्या बोलता है? Materiality means anything that influences economic decisions of users. Okay, ठीक है. It depends on number 1 circumstances. सीधी बात है. सिचुएशन के हिसाब से कोविड से बड़ा एग्जाम्पल तो जिंदगी में कोई है ही नहीं. बराबर है ना? सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. साइज ऑफ एंटिटी, इस पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी हम फिर से कर रहे हैं. नेचर क्या है? व्हाट इज द नीड्स ऑफ यूजर्स, यूजर्स की नीड क्या है, उस पे भी हमारा मटीरियलिटी लेवल डिपेंड करता है. अब एक चीज एक यूजर पे डिपेंड करता है कि कॉमन यूजर्स पे डिपेंड करता है?
अगर गवर्नमेंट चाहता है कि हमारा ये जो क्लाइंट है वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करे, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट हो, तो क्या मैंने गवर्नमेंट के हिसाब से ऑडिट करना चाहिए कि ट्रू एंड फेयर व्यू को मद्देनजर रखते हुए ऑडिट करना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऑडिट करना चाहिए। क्लियर? ओके, यस। देन एज पर ऑडिटर, अगर एफआरएफ में डिफाइंड नहीं होगा तो ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। देन ऑडिटर को क्या अज्यूम करना पड़ेगा? ही विल हैव टू अज्यूम दैट यूजर्स हैव व्हाट? रीजनेबल नॉलेज। जो यूजर है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिलीव करने वाला है, उसको कुछ रीजनेबल नॉलेज है। बराबर है ना? अनपढ़ गवार है जिसको कुछ आता ही नहीं, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या समझता ही नहीं। आपको वो यू हैव सीन दैट एग्जाम्पल, किसका था वो? हु इज दैट कॉमेडी कैरेक्टर? एक मिनट में याद करती हूँ। फॉरगेट इट, मुझे अभी याद नहीं आएगा। पर उसको क्या हुआ था ना, उसके पास लकीली बहुत सारे पैसे आए थे, तो उसने पूछा कि तूने पैसे कहाँ पे डाले रे? किसी फ्रेंड ने उसको पूछा, तो उसने क्या बोला? अरे देयर इज सम कंपनी जो एप्पल बेचती है, एप्पल, उस कंपनी में पैसे डाले। एंड इट वाज विच कंपनी एक्चुअली? इट वाज एप्पल, जो टैब्स और फोन्स बनाती है। अंडरस्टैंडिंग? ओके। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि उसको रीजनेबल नॉलेज है। ओके, यस। देन रीजनेबल डिसीजंस ले सकता है यूजर। अब यूजर को दिख रहा है उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं, फिर भी इन्वेस्टर अगर उसमें पैसा डालना चाहता है तो क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी है? नहीं, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। ओके। एफएस कौन डिसाइड करेगा? सबसे पहले एफआरएफ डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ मटीरियलिटी। कौन डिसाइड करेगा? एफएस डिसाइड करेगा। अगर एफएस में नहीं रहा फिर इन दैट केस प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। और लोगों को पता होना चाहिए कि सर्टेन अनसर्टेनिटीज आर इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब क्या? उसमें जड़ी हुई है। समझ में आया? ओके, यस। नाउ मिस स्टेटमेंट्स कंसिडर्ड मटीरियल बाय ऑडिटर। ओके, इट कैन बी एट प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पे कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये मिस स्टेटमेंट्स जो है वो मटीरियल है या नहीं? इट विल बी एज पर एफआरएफ। एफआरएफ ने नहीं दिया तो ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। पहले सुन लो, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम, सुन लो पहले। ओके, यस। प्लानिंग स्टेज पे अगर आपने मटीरियलिटी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बराबर है ना? अगर आपने प्लानिंग स्टेज पे मटीरियलिटी डिसाइड किया तभी तो आप क्या डिसाइड कर पाओगे कि आपको ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होगा। यस और नो? सो इट प्रोवाइड्स एनटीई ऑफ रैप। सीधी सी बात है, पहले रैप किए बिना आप आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको जब मटेरियल क्या है पता रहेगा तभी तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स पता रहेगा और उसका रिस्क पता रहेगा। बराबर है ना? यस। फिर आपने रिस्क पता कर लिया, उसके हिसाब से आपने रैप कर लिया, अब आपको फैप कितना करना है ये डिसाइड होगा। बराबर है ना? और फिर आपको ये भी तो जज करना पड़ेगा कि जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आज तक है उनका इफेक्ट मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। क्लियर एवरीवन? ओके, यस। एंड देन जब हम मटीरियलिटी की बात करते हैं, देयर इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मतलब क्या? यस, दैट लोअर लेवल। ओके, व्हेन अ बेंचमार्क इज सेट, इसके ऊपर सारा जो है वो मटीरियल है, इसके नीचे जो है वो मटीरियल नहीं है जो बेंचमार्क के नीचे होता है। बट दैट लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस in case of individual transactions, okay, yes, classes disclosures which would be considered as acceptable कि बाबा 50 से कम चलेगा पर मिनिमम 40 तो चाहिए, मतलब 50 से कम सिर्फ 10 मार्क का उतना हमारा एक्सेप्टेबल लेवल है, 11वां मार्क भी नहीं चलेगा। समझ में आया? ओके, यस। सो दिस इज दैट लेवल which is acceptable. Clear everyone? ओके, यस। सो अब बेंचमार्क कैसे सेट करते हैं, क्या करते हैं? कंटिन्यू करें? नहीं? डन फॉर द डे? ओके।
ठीक है, तो अभी ऐसे 320 के मेजर पोर्शंस हमने कवर कर लिए। कल हम इसका राइटिंग करेंगे और फिर कुछ छोटी छोटी चीजें, 2 पॉइंट्स रहे वो करेंगे, वो बहुत सिंपल है, मैकेनिकल है। ओके, अब बताओ ऐसे 320 अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? एकदम अच्छे से? यस, ओके, दैट्स नाइस, यस। Just 1 minute.